नमस्कार साथियों, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी है। जोश के साथ आप तैयारी में लगे हुए हैं, ऐसे आपसे आशा करती हूँ। विज्ञान और गणित के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमने जो हमारी कोशिश की है कि साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, साइंस और मैथ्स के, आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज जो हमारा टॉपिक है पदार्थ की संरचना, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको लाभप्रद साबित होंगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आज की जो क्लास है पदार्थ की संरचना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है पदार्थ की संरचना, इसमें हम पदार्थ के मुख्य जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि पदार्थ जो होते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ, स्टेट्स ऑफ मैटर जिनको हम पढ़ें, कि पदार्थ जो होते हैं इनके कितने प्रकार के प्रकृति में पाए जाते हैं। तो जितने भी पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के पदार्थ होते हैं ठोस पदार्थ, जिनकी आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और इनके अंदर परिवर्तन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात, ठोस के बाद आते हैं द्रव पदार्थ, जिनका आयतन तो निश्चित है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जितने भी लिक्विड्स होते हैं, पानी है, तेल है, ये सब द्रव पदार्थों में आते हैं। तीसरे पदार्थ होते हैं गैसीय पदार्थ, जो कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जिनका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। और चौथी जो पदार्थ की संरचना है या पदार्थ की जो अवस्था है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये भी पदार्थ की संरचना में आती है। प्लाज्मा जो अवस्था होती है, ये द्रव्य की, किसी भी द्रव्य पदार्थ की आयनिक अवस्था होती है, जिसमें धनावेशित आयन व धनावेशित आयन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। और इस अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था, जिसमें धनावेश और ऋणावेश जो है आयनिक अवस्था में नंबर जिनका इक्वल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ें, पदार्थ जो होते हैं ये अणु और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ की संरचना में अणु और परमाणु जो होते हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ें कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर के कोई भी पदार्थ बना है, उनकी संरचना में मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है। तो पदार्थ जो बना होता है, ये बना होता है परमाणु या एटम से, और इनसे बनते हैं अणु या मॉलिक्यूल्स। तो परमाणु या एटम जो है ये बनाता है अणुओं को या मॉलिक्यूल्स को। तो सबसे पहले हम ये पढ़ें कि इन परमाणु और अणुओं में अंतर क्या होता है। तो परमाणु जो होते हैं ये किसी भी पदार्थ के वे कण, सूक्ष्मतम कण, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जबकि ये स्वतंत्र रूप से परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र इनका अस्तित्व होता है। इसके बाद परमाणु जो होते हैं ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ये आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसका सूक्ष्मतम कण जो होगा ये परमाणु होगा। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया जो होगी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर परमाणु जो है ये भाग लेते हैं, और इनका जो संरचना होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि अणु जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये अपने अवयवों में टूट जाते हैं। इसके बाद हम बात करें इनके संरचना के बारे में, कि परमाणु जो होते हैं और अणु जो होते हैं ये मिलकर 3 प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। एक होते हैं तत्व, एक होते हैं यौगिक, और एक होते हैं मिश्रण। और ये जो है अणुओं और परमाणुओं की मदद से बनते हैं। पहली बात हम बात करें तत्वों की, तो प्रकृति में काफी सारे तत्व पाए जाते हैं, और इन तत्व और यौगिक और मिश्रणों में कई प्रकार से अंतर पाया जाता है। सबसे पहले बात करें हम तत्व की, तो ये जो तत्व होते हैं ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं।
समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि बात करें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सोना और चांदी, तो सोना और चांदी जो है ये तत्व हो गए कि सोने और चांदी की अगर हम बात करें तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए ये तत्व कहलाएंगे। यौगिक जो होंगे इनके अंदर दो या दो से अधिक परमाणु जो होंगे ये मिलकर और एक निश्चित अनुपात में मिलकर और यौगिक का निर्माण करेंगे। तो जैसे यौगिकों की हम बात करें तो इसमें निश्चित अनुपात में मिलना उनका आवश्यक होता है। जैसे हम जल की अगर बात करें तो जल के अंदर जल का अणुसूत्र है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने पर ही जल के अणु का निर्माण होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके मिश्रण की अगर हम बात करें तो मिश्रण के अंदर जो तत्व हैं इनको किसी भी अनुपात में मिलाकर मिश्रण को बनाया जा सकता है। मिश्रण यानी कि वे पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण का निर्माण करेंगे। जैसे हम कांसा जो धातु होती है इसकी बात करें तो कांसा जो है ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है यानी कि एक से अधिक धातुओं के मिलने से बनी है। अब कांसा जो होती है इसका निर्माण किया जाता है तांबा और टिन के मिलने से, तो तांबा और टिन जो है इनको मिलाने पर मिश्र धातु कांसे का निर्माण होगा, तो ये कहलाएगी मिश्र धातु। तो तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने। यौगिक जो है इसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे लेकिन उनका निश्चित अनुपात में संयोग करना आवश्यक है। और मिश्रण जो है इसमें भी एक से अधिक पदार्थ होंगे लेकिन वे किसी भी अनुपात में मिक्स किए जा सकते हैं। जैसे कि मिश्र धातुएं जो बनाई जाती हैं वो इसी हिसाब से बनाई जाती हैं। अब आगे बात करें हम परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना की जब हम बात करें तो परमाणु की संरचना के अंदर हम ये जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु जो होता है इसके अंदर 3 अवयव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो है नाभिक, तो नाभिक पाया जाता है और पाए जाते हैं जो बाहरी कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक की अगर हम बात करें तो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 3 अवयव हो गए जो कि प्रत्येक परमाणु के अंदर आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। अब हम बात करें इनकी आगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक तो हम बात करें इनके खोजकर्ताओं के बारे में, इन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि नाभिक का जो प्रमुख अवयव है सबसे पहला जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऋणावेशित होते हैं और विशिष्ट कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, इन पर ऋणावेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है इनके खोजकर्ता का नाम है जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पहले खोज की। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की। प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं ये होते हैं धनावेशित और इसके खोजकर्ता का नाम है गोल्डस्टीन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन और इनके जो खोजकर्ता हैं ये न्यूट्रॉन जो होते हैं इन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता और इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है जेम्स चैडविक। लास्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें हम देखें कि नाभिक के खोजकर्ता, नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो नाभिक के खोजकर्ता जो हैं इनका नाम है रदरफोर्ड। परमाणु की संरचना से रिलेटेड सभी वैज्ञानिकों के नाम हो गए और हमें ये पता चल गया कि किस किस ने किन की खोज की है। अब ये जो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनको क्या कहा जाता है? तो नाभिक के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है न्यूक्लियॉन।
इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या जो होती है यह भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसका योग होती है। अब अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक का मतलब है उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन का नंबर या प्रोटॉन्स की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के लिए एक शर्त आवश्यक है कि जो भी तत्व है वह उदासीन होना चाहिए। अगर कोई तत्व उदासीन है तो उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन जो है वो उसके परमाणु क्रमांक को सूचित करते हैं। तो इस तरह हमने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। नाभिक होता है जिसके खोजकर्ता रदरफोर्ड है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, और परमाणु क्रमांक जो कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बताता है। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की अगर हम बात करें तो परमाणु जो है वो उदासीन होना चाहिए। अगर वह उदासीन है तो ही उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें कि परमाणु के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, ये अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और ये जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के परमाणु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी वो कक्षा कहलाता है। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, गतिमान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वह क्षेत्र कहलाएगा कक्षा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर की तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और किसी भी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। अब ये जो कक्षाएं होती हैं अलग अलग होती हैं, k, l, m, n, इनसे हम इनको प्रदर्शित करते हैं। k अगर है तो इसके लिए n का मान होता है 1, l है तो हो जाएगा 2, 3 और ये 4। अब अगर हमें पता करना है कि k जो कक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा सकते हैं, तो हम 2n² हमारा जो फॉर्मूला है उससे पता कर सकते हैं कि 2n² है तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2। अगर l के लिए बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल 8। 2 × 3 का स्क्वायर ये हो जाएंगे 18, और 2 × 4 का स्क्वायर तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 32। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम निकाल सकते हैं। और कक्षा क्या है कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होगी, वह जो क्षेत्र होगा उसे कक्षा कहा जाएगा। आगे बात करते हैं कि S, P, D और F आवर्त सारणी जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में पता है कि S, P, D और F 4 प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं। S कक्षक की अगर हम बात करें तो इसकी आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है, और इसके अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इसके चारों ओर आ सकते हैं वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम इसमें आ सकते हैं। P कक्षक की अगर हम बात करें तो P कक्षक जो होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, और 3 प्रकार के होते हैं ये, Px, Py और Pz। D की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, XY, YZ, ZX,
और dz², और अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। और F की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, और इसकी संरचना जटिल होती है। तो इस तरह हम S, P, D और F जो कक्षक हैं उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करें कि तत्व जो होते हैं अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, और इनको हमेशा ही मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। टोटल जो तत्व होते हैं कई बार इनके मिश्रण हो जाते हैं, और ये जो मिश्रण होते हैं इनमें से इनको विभिन्न विधियों के द्वारा अलग करके प्राप्त किया जाता है। तो अशुद्धियों का पृथक्करण जो किया जाता है, उनको अलग करने की जो विधियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अशुद्धियां जो होती हैं इसके लिए किन किन विधियों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली जो विधि है अशुद्धि पृथक्करण की जो विधि है वो है निथारना। निथारना या कि जिसको कहा जाता है प्यूरिफिकेशन। निथाना या प्यूरिफिकेशन, तो यदि कोई अशुद्धि ऐसी मिली हुई है किसी पदार्थ के साथ कि जिसको जल में घोलकर अलग किया जा सकता है, जैसे कि दाल या चावल होती है, तो उनके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, चावल को धोकर तो चावल जो भारी हैं वो पैंदे में बैठ जाते हैं, और अशुद्धियां जो हैं वो जल के साथ घुलकर, तो जब उसको टेढ़ा कर कर हम पानी को बाहर निकाल देते हैं तो शुद्ध या साफ हमें चावल और दाल प्राप्त हो जाती है। तो ये निथारना जो विधि है ये इसलिए काम में ली जाती है। दूसरा मेथड है छानना या फिल्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। बड़ी अशुद्धियां जो कि घुलनशील नहीं हैं उनको अलग करने के लिए किसी बारीक फिल्टर के द्वारा अलग किया जाता है। फिल्टर पेपर का भी प्रयोग किया जाता है जिससे कि जल के अणु गति करके अलग हो जाते हैं, या जो भी द्रव्य पदार्थ है उसके अणु अलग हो जाते हैं, और अशुद्धि जो है वो फिल्टर पेपर पर ऊपर ही रह जाती है। तो दूसरा मेथड हो गया छानना। इसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तीसरा मेथड जो है अशुद्धि पृथक्करण का वो है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, तो इस विधि के अंदर पदार्थ को शुद्ध करने के लिए अशुद्धियों से पृथक करने के लिए उस पदार्थ को वाष्पीकृत किया जाता है। तो वाष्प बनकर उड़ जाना, जैसे कि समुद्र के जल से नमक को प्राप्त करने के लिए मेथड काम में लिया जाता है। तो जल जो है वो वाष्पीकृत होकर पृथक हो जाता है, और नमक जो है वो हमें ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन मेथड। पदार्थ इस प्रकार के हों जिनको कि पृथक कर पाना और किसी मेथड से संभव नहीं हो, क्योंकि कुछ पदार्थ, ये जो विधि है ऊर्ध्वपातन विधि, ये उन पदार्थों के लिए काम में ली जाती है जिन पदार्थों को अंदर ये गुण पाया जाता है कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। और ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए अगर ये किसी पदार्थ के साथ मिल जाएं तो उनको अलग करने के लिए और किसी मेथड का प्रयोग ना करके सब्लिमेशन मेथड या ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नमक और नौसाधर या अमोनियम क्लोराइड अगर मिल जाए, तो किया ये जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिक्सचर को गर्म किया जाएगा और उसके ऊपर किसी चीज को या कंटेनर को या जो कीप होती है उसको रख देंगे, बाहरी उसका जो छेद है उसको बंद करके, और अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो वाष्पीकृत होकर उसकी दीवारों पर इकट्ठा हो जाएगा, और नीचे जो हमने जहां पर भी उस मिक्सचर को गर्म किया है नीचे पैने में हमारे पास नमक हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन मेथड या आसवन जैसे हम कहते हैं, आसवन या डिस्टिलेशन मेथड। आसवन या डिस्टिलेशन मेथड ये प्रयोगशालाओं में जो शुद्ध जल होता है उसको प्राप्त करने के लिए शुद्ध अवस्था में इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर गर्म किया जाता है जो भी लिक्विड है उसको, और उसमें से जो वाष्पीकृत पदार्थ हैं उनको ठंडा करके शुद्ध अवस्था में जल को प्राप्त किया जाता है। ये मेथड जो है ये आसवन या डिस्टिलेशन कहलाता है। और एक मेथड और है चुंबकीय पृथक्करण।
या जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तो कोई चुंबकीय पदार्थ अगर किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल जाए तो उसको पृथक करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है कि चुंबक को घुमाकर लौह पदार्थ जो है या ऐसा पदार्थ जिसको चुंबक की मदद से अलग किया जा सकता है उसको घुमाया जाता है उस पर, और मैग्नेट से चिपक कर एक पदार्थ अलग हो जाता है और शुद्ध अवस्था में दूसरा पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए मुख्य रूप से ये मेथड काम में लिए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करें तत्वों के प्रतीकों के बारे में। तो अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे रीजन ये रहा कि तत्वों के जो प्रतीक हैं वो इनको एक ही जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि अलग अलग तत्वों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में बोला जाता है, लेकिन जो प्रतीक जब इनके ढूंढ लिए गए तो प्रतीकों के आधार पर चाहे हम किसी भी भाषा में बात करें एक ही तरीके से हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब तत्वों के जो प्रतीक हैं, कुछ प्रतीक ढूंढे गए रखे गए उन नामों के आधार पर जहां पर ये मिले, कुछ नाम रखे गए उनके खोजकर्ताओं के नाम पर, कुछ कोई स्पेसिफिक देवी या देवता उस रीजन के जो थे उनके नाम पर रखे गए। लेकिन आगे जो तत्वों के प्रतीक रखे गए, अब पहले रखे जाते थे एक ही लेटर से रिलेटेड, लेकिन अगर ऐसे कोई तत्व हैं जिनके नाम एक ही स्पेलिंग से शुरू हो रहे हैं, जैसे कार्बन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, तीनों ही सी से शुरू हो रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में किया ये जाता है कि इनके नाम में से एक अक्षर को और इंक्लूड करके इनके प्रतीक बनाए जाते हैं। जैसे कार्बन के लिए सी होगा, कोबाल्ट के लिए अलग हो जाएगा, कॉपर के लिए Cu काम में ले लिया जाएगा। और इस तरह ये जो तत्वों के प्रतीक हैं ये हमें ये सहूलियत देते हैं कि हम आसानी से इनकी स्टडी कर सके, साथ ही साथ लिखने में भी हमें समस्या ना हो। अब प्रकृति में अब तक लगभग 118 तत्व ढूंढे जा चुके हैं। ये जो 118 तत्व हैं इसमें से 92 जो तत्व हैं ये हमारे प्राकृतिक अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद ये जो 118 तत्व हैं इसमें 11 तत्व जो हैं ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें हमारी आवर्त सारणी के जो 18वां ग्रुप है उसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। उनकी बात करें अगर हम तो ये कुल 11 तत्व जो कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 तत्व ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और द्रव अवस्था में जो तत्व पाए जाते हैं वो है पारा और ब्रोमीन। ये प्रकृति में लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तत्व जो हैं यह शब्द सबसे पहले दिया रॉबर्ट बॉयल नामक साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट बॉयल जो थे इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो तत्वों से जुड़ी जो मेन जानकारी थी इनके तत्वों के प्रतीकों के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि संरचना के बारे में पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं इन पर जिस तरह के चार्ज पाए जाते हैं ये हमने पढ़ लिए। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़े परमाणु क्रमांक के बारे में। कि परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक के बारे में जब हम पढ़ें तो परमाणु क्रमांक जो है आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को अलग अलग स्थिति में रखा गया है। सबसे पहली जो आवर्त सारणी थी वो मेंडलीफ ने बनाई और उसमें जो तत्व थे वो उनके परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किए गए। और नेक्स्ट जो था परमाणु क्रमांक, मोज़ले ने जो आवर्त सारणी बनाई, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम कह सकते हैं, वो परमाणु क्रमांक पर ही बेस्ड है। अब परमाणु क्रमांक की बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, उदासीन अगर तत्व है तो वो कहलाएगा परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक से जुड़ी हुई एक तो है समस्थानिक, एक है समभारिक और एक है समन्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिकों के बारे में अगर हम पढ़ें तो समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के वे रूप जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा
परमाणु क्रमांक इनका समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगी यह भिन्न भिन्न होगी। अब अगर हम बात करें समस्थानिकों के बारे में, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों की हम बात करते हैं। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इसको कहा जाता है प्रोटियम। ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। अब इन तीनों में ही परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों ही स्थितियों में भिन्न भिन्न है, और द्रव्यमान संख्या जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को बताती है। चलिए नेक्स्ट, समस्थानिकों के बाद हम बात करें। समस्थानिक जो शब्द था ये सबसे पहले दिया गया फैजान और सोडी नामक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा समस्थानिकों के बारे में। तो समस्थानिकों के खोजकर्ता जो हैं वो हैं फैजान और सोडी। तो द्रव्यमान संख्या जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इस तरह हम समस्थानिकों के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ें, तो समस्थानिकों के बाद आते हैं समभारिक। समभारिक जो होंगे इनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होगा, तो परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, लेकिन द्रव्यमान जो होगा इनका यह है, परमाणु भार जो होगा यह समान होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो दोनों ही स्थितियों में द्रव्यमान समान है, 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है। थर्ड है समभारिक के बाद सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक जो होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक के लिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे तो इनका परमाणु क्रमांक भी भिन्न होगा, और द्रव्यमान संख्या जो होगी ये भी दोनों के लिए कैसे होगी, भिन्न भिन्न होगी, लेकिन इनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो एक समान होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर दोनों के लिए अगर हम न्यूट्रॉन का नंबर निकालें तो माइनस कर लें, इसके लिए जो न्यूट्रॉन का नंबर होगा वो हो जाएगा 39 माइनस 19 20, और यहाँ पर भी निकाल दें अगर हम तो 20। दोनों ही स्थितियों में परमाणु क्रमांक भी अलग है, तत्व भी अलग है, द्रव्यमान संख्या भी अलग है, लेकिन दोनों के लिए ही जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो सेम है, और ऐसे तत्व जिनके लिए न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। नेक्स्ट, अब तत्व हमने पढ़े, तत्व के बाद हमने यौगिक भी पढ़े। अब यौगिकों को जब लिखते हैं तो इनके जो अणु सूत्र होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यौगिकों के रासायनिक सूत्र जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यौगिकों के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा कि यौगिकों को जब हम लिखते हैं तो इनके जब अणु सूत्रों को लिखा जाता है तो एक स्पेसिफिक जो अनुपात होता है उसी के अंदर मिलकर और ये अपनी संरचना का निर्माण करते हैं। अब हम बात करें इनके अलग अलग प्रकार के सूत्रों के बारे में, तो सबसे पहले जो यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है वो होता है मूलानुपाती सूत्र। यह क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र जो होता है इसके अंदर जिस भी यौगिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके जो अणु सूत्र होता है उसको एक सरल अनुपात में बताया
जाता है। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो यहाँ पर अगर हम इसका मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो हम लिखेंगे CH2O। यह ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होगा। यानी कि मूलानुपाती सूत्र में जब अणु सूत्र को लिखा जाता है तो हम यह ध्यान रखते हैं कि उसके जो अवयव हैं उनके जो अनुपात है उसे एक सरल अनुपात में, कि जिस भी तरह से वो जुड़े हुए हैं उसे एक सरल अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो 1, 2 और 1 के अनुपात में व्यवस्थित होंगे। यह हो जाएगा ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। इसके बाद अगर हम बात करें अणु सूत्र के बारे में, तो अणु सूत्र जो होता है यह उस यौगिक में उपस्थित अणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे हम बात करें NaCl, तो यह हमें बताता है कि NaCl या टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक जो है उसका जब निर्माण होता है तो एक सोडियम और एक क्लोराइड जो है ये मिलकर और नमक का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 हो गया। और इस तरह हम, जैसे कि H2SO4 है तो H2 और SO4 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो अणु सूत्र जो है ये उस यौगिक में उपस्थित अणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। एक प्रकार का सूत्र और है जिसको कहा जाता है संरचना सूत्र। अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र तो अणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर देता है, लेकिन अणु सूत्र जो होता है यह यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के बीच बंधन को प्रदर्शित करता है। जैसे कि जल को हम लिखते हैं H2O, लेकिन इससे हमें यह पता नहीं चलता कि इसकी वास्तविक संरचना कैसी होती है। अब अगर हम इसका संरचना सूत्र लिखें तो हमें यह पता चलता है कि जल के अणु में ऑक्सीजन जो होता है मध्य में पाया जाता है और दोनों हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए अब कुछ जो मेन तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि स्पेसिफिक जो हैं। जैसे पहला है न्यूनतम गलनांक वाली धातु। तो यह है पारा। तो सबसे कम गलनांक जो होगा वह पारा जो धातु है उसका होगा। इसके बाद बात करें सर्वोच्च गलनांक और क्वथनांक किस धातु का होता है, तो सर्वोच्च गलनांक वह क्वथनांक वाली धातु यह होगी टंगस्टन। तीसरा सर्वाधिक श्रृंखलन किसमें पाया जाएगा, तो सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाएगा कार्बन में, आवर्त सारणी में पाए जाने वाले कार्बन में। इसके बाद नेक्स्ट सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु होगी लिथियम। इसके बाद है सर्वोच्च विद्युत ऋणी तत्व आवर्त सारणी में, यह होगा फ्लोरीन। और सबसे भारी उपधातु यह होगी टेलुरियम।
चलिए, अब ये जो मुख्य तत्वों और धातुओं के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमारे परमाणु की संरचना से जुड़े जो मॉडल्स हैं विभिन्न, उनको और हम इस टॉपिक में इंक्लूड कर लेते हैं ताकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, परमाणु की जो संरचना है उसके लिए सबसे पहला जो मॉडल दिया गया या उसके बारे में सबसे पहले जो बताया, वो बताया डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम। और जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि कोई भी जो द्रव्य पदार्थ होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वे जो कण होते हैं उनको इन्होंने नाम दिया परमाणु। तो डाल्टन के जो प्रमुख अभिग्रही थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि डाल्टन ने अपने सिद्धांत में सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया, और ये बताया कि कोई भी पदार्थ इन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ जो है ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और इन कणों को ही नाम दिया गया परमाणु। नेक्स्ट बात जो इन्होंने ये बताई कि किसी भी तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी तत्व के सभी परमाणु जो होंगे वो संरचना में एक जैसे होंगे। तो किसी तत्व के सभी परमाणु समान होंगे। जैसे सोना है, चांदी है, तो इनके सभी जो परमाणु होंगे वो संरचना में एक जैसे होंगे। लेकिन अलग अलग तत्वों की अगर बात की जाए तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होंगे ये अलग अलग तरह के होंगे, असमान होंगे। चांदी और सोने के परमाणुओं की बात की जाए, तत्व हैं जो, तो चांदी के अलग होंगे और सोने के अलग होंगे। इसके बाद बात की जाए कि ये जो तत्व होते हैं ये आपस में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। ऐसा भी सबसे पहले डाल्टन के द्वारा बताया गया। तो तत्व जो है ये निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे और यौगिकों को निर्माण करेंगे, ऐसा डाल्टन के द्वारा बताया गया। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना के विषय में डाल्टन ने बताया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि कैथोड और एनोड किरणें। सबसे पहले हम बात करें कैथोड किरणों के बारे में, या कैथोड रेज जिनको कहते हैं। विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन जो वैज्ञानिक थे, विलियम क्रुक्स और इन्होंने ये देखा कि निम्न दाब और उच्च विभव पर विसर्जन नलिका के अंदर इन्होंने ये देखा कि धनावेश से कैथोड से और एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें इन्हें जाती हुई दिखाई दी, और उन किरणों को इन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें। तो वे किरणें जो विसर्जन नलिका में इन्हें दिखाई दी कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई, उनको इन्होंने कैथोड किरणें नाम दिया। इनके गुणों की अगर बात करें तो ये जो किरणें होती हैं ये एक सरल रेखा में गमन करती हैं। दूसरी बात, ये जो किरणें होती हैं ये ऋणावेशित होती हैं, और बाद में पता चला कि ये जो ऋणावेश इनके अंदर पाया जाता है उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। आगे बात की जाए तो ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विक्षेपित होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो किरणें होती हैं ये विक्षेपित हो जाती हैं और ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन ऋणावेशित कणों को ही बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। सरल रेखा में ये गमन करती हैं। तो ये हो गई हमारी कैथोड किरणें। नेक्स्ट जो है ये है एनोड, या जिनको और भी कहा जाता है
एनोड या कैनाल किरणें। वो कैथोड से एनोड की तरफ गति करती हुई पता चल रही थी। अब ये जो किरणें होंगी ये उत्सर्जन नलिका में एनोड से कैथोड की तरफ गति करेंगी और ये जो किरणें होंगी ये होंगी धनावेशित किरणें। चलिए अब परमाणु की संरचना से जुड़े हुए जो अलग अलग सिद्धांत हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे पहला जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थॉमसन का सिद्धांत। थॉमसन जो जे थॉमसन, इन्होंने परमाणु की संरचना का सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया, इन्होंने ये बताया कि परमाणु जो होता है ये 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि परमाणु का जो इनका मॉडल होता है उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज जैसा मॉडल भी जिसको कहा जा सकता है। तो इन्होंने ये बताया कि परमाणु जो है इसके अंदर ये एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज पाए जाते हैं। और ये इनका मॉडल है। लेकिन इस मॉडल में कुछ कमी वैज्ञानिकों ने बताई। पहली बात तो ये कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उससे जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का प्राप्त होता है, उनके बारे में ये जो थॉमसन का मॉडल है यह नहीं बता पाया। तो हाइड्रोजन जो है इसके स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त रेखाओं की जानकारी इस मॉडल के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन सर्वप्रथम मॉडल जो है वो थॉमसन का मॉडल ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल है परमाणु की संरचना से संबंधित वो है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा एडवांस थॉमसन के मॉडल से। रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन गन की मदद से अल्फा कणों की बौछार करवाई एक सोने की बहुत पतली पन्नी के ऊपर। और ये जो सोने की पतली पन्नी थी इसके चारों तरफ इन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। अब जिंक सल्फाइड का लेप करने के पीछे रीजन ये रहा कि जैसे ही ये अल्फा कण उस सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं और कुछ जो किरणें विक्षेपित हो जाती हैं, तो जैसे ही अल्फा कण जिंक सल्फाइड से जो पर्दा बना हुआ है जिंक सल्फाइड का, इससे टकराते हैं तो प्रतिदीप्ति या फ्लैश उत्पन्न करते हैं। और इससे रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया वो ये बताया कि परमाणु जो है इसका अधिकांश भाग जो है ये कैसा है, धनावेशित है। और ये जो किरणें इसमें से गुजर कर जाती हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ किरणें तो सीधी ही चली जाती हैं, कुछ अपने मार्ग से कुछ विक्षेपित होती हैं, और कई हजारों में से कोई एक किरण ऐसी होती है जो वापस लौटकर जिस दिशा में भेजी गई थी उसी दिशा में लौट आती हैं। जिससे ये पता चला कि परमाणु के अंदर जो धनावेश और ऋणावेश हैं, ऋणावेश तो अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन थॉमसन के मॉडल ने जैसा कि बताया तो ये पता चला कि धनावेश जो है वो सब जगह फैला हुआ नहीं है, एक जगह या केंद्र में स्थित है और उस धनावेश से ही टकराकर ये किरण जो है वो वापस लौटकर आ जाती है। तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया उसके अनुसार इन्होंने जो परमाणु की संरचना बनाई वो ऐसी थी कि यहाँ धनावेश है और यहाँ पर ये ऋणावेश है। तो ये संरचना रदरफोर्ड के मॉडल से हमें प्राप्त हुई। लेकिन इसके अंदर भी और अधिकांश भाग जो हो गया ये रिक्त हो जाएगा और धनावेश जो होगा वो केंद्र में कहीं ना कहीं इकट्ठा रहेगा। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रही और इसकी जो प्रमुख कमी रही वो ये रही कि हाइड्रोजन से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होता है इनके अनुसार अगर लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम जो हमें प्राप्त होता है इसकी जानकारी हमें रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाई। और उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल हम पढ़ेंगे वो है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर जो हैं
इन्होंने अपना जो मॉडल है वो प्लैंक कांस्टेंट से रिलेटेड दिया और इन्होंने ये बताया नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन जब किसी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका जो अभिकेंद्रीय बल होता है कि इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है वो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा करता है और ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण के बराबर होता है। तो अभिकेंद्रीय बल जो है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण है उसको प्रदर्शित करता है और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो mv², ये हो गया हमारा अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन r इक्वल्स टू kZe² अपॉन r²। ये हो गया अभिकेंद्रीय बल और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण। इसके बाद नील्स बोर ने एक चीज और ये बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग NH अपॉन 2π का गुणज होता है। कोणीय संवेग यानी कि mvr बराबर होना चाहिए NH अपॉन 2π के। तो ये दोनों जो संकल्पनाएं हैं ये नील्स बोर के द्वारा दी गई और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता है जिससे उसकी ऊर्जा का ह्रास जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट, अब इनके द्वारा भी इनके जो सिद्धांत हैं उसमें भी कुछ कमियां रही। पहली बात तो ये कि इन्होंने जो स्पेक्ट्रम में व्याख्या की उसमें इन्होंने ये बताया कि इनके द्वारा जो व्याख्या मुख्य रूप से जिन तत्वों की गई वो या तो इकाई धनावेश या द्विधनावेशित मुख्य रूप से थे, जैसे हीलियम प्लस और लिथियम 2+। इन्हीं के स्पेक्ट्रम की मुख्य रूप से व्याख्या कर पाए, बाकी जो तत्व थे उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बारे में भी ये ठीक से नहीं बता पाए। साथ ही साथ जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव जो होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, इसके बारे में भी नील्स बोर नहीं बता पाए। अब हम जीमान प्रभाव की बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन, यह तो कहलाता है जीमान प्रभाव। और अगर हम स्टार्क प्रभाव की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का यह कहलाता है स्टार्क प्रभाव। तो जीमान और स्टार्क प्रभाव के बारे में हमने पढ़ लिया। आशा करती हूँ कि आज जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े ये आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे और परमाणु और अणु की संरचना और इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स थे, तत्व और यौगिक और मिश्रण जिनके बारे में हमने पढ़ा, वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। और इसी तरह अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखते रहिए। नमस्कार।